और फिर मोदी जी ये भी बोलते हैं कि उन्होंने भिक्षा मांग के 35 से 40 साल काटे हैं। लेकिन मुझे ये चीज समझ नहीं आती कि भिक्षा मांगकर कोई जर्मनी, लंदन, यूएस से ऑस्ट्रेलिया जैसी जगहों पर कैसे जा सकता है। बचपन में हुए कुछ इवेंट्स कैसे उसे फिट बनाते हैं जर्मनी का लीडर बनने के लिए। एक नहीं, ये आर्टिकल भरा पड़ा है ऐसे इंसिडेंट से। जैसे देखो, हमारे दो दुश्मन नहीं आने वाले समय में, तीन हो गए, सॉरी। एक तो होगा जो देशद्रोही मुसलमान। मित्रों, क्या हाल है? आज मंथन करेंगे हमारे प्यारे मोदी जी और हिटलर के कुछ कारनामों के बारे में। शोइंग ओन सेल्फ एज अ नेशनल सेवियर एंड पोर्ट्रेइंग अ सैड स्टोरी। बचपन में पेंटिंग बेच के गुजारा करता था, ये कहना था अडोल्फ हिटलर का, मगर रियलिटी कुछ और थी। हिटलर जी के पिताजी एक कस्टम ऑफिसर थे और उनकी लाइफ फाइनेंशियली कंफर्टेबल थी। हिटलर ने 16 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया बिना किसी क्वालिफिकेशन के और आर्ट्स करियर में जाने का फैसला उनका खुद का था। मगर प्रोपेगेंडा फैलाया गया कि हिटलर बहुत गरीब था। हिटलर बड़ी मुश्किलों से इस मुकाम पे पहुंचा ताकि जर्मनी के लोगों के मन में एक सिंपैथी की फीलिंग आ पाए। अब जानते हैं थोड़ा सा अपने प्यारे नरेंद्र मोदी जी के बारे में। वो बोलते हैं उन्होंने बचपन में रेलवे स्टेशन पे चाय बेची थी। असल में रियलिटी कुछ और है। नरेंद्र मोदी जी के पिताजी दामोदर दास मूलचंद मोदी जी एक टी स्टॉल चलाते थे और वो उनकी मदद करते थे। एक बेटे का अपने फादर के काम में हाथ बटाना बहुत नॉर्मल सी बात है, मगर इस चीज को इतना एग्जैचुरेट किया जाता है कि क्या बताओ। और फिर मोदी जी ये भी बोलते हैं कि उन्होंने भिक्षा मांग के 35 से 40 साल काटे हैं। लेकिन मुझे ये चीज समझ नहीं आती कि भिक्षा मांग कर कोई जर्मनी, लंदन, यूएस से ऑस्ट्रेलिया जैसी जगहों पर कैसे जा सकता है। ये सारा पीआर के लिए होता है। इस पीआर की मदद से मोदी जी आम आदमियों से कनेक्शन बना पाते हैं और उनके माइंड को मैनिपुलेट कर पाते हैं। हिटलर ने खुद को जर्मनी का सेवियर बताया था और अपनी एक बायोग्राफी खुद ही पब्लिश करी थी, जिसमें उसने बताया कि बचपन में हुए कुछ इवेंट्स कैसे उसे फिट बनाते हैं जर्मनी का लीडर बनने के लिए। मुझे नहीं लगता और किसी ने भी ये काम करा होगा या करा है। चलो ये वाला आर्टिकल पढ़ते हैं। द इकोनॉमिक टाइम्स ने एक आर्टिकल पब्लिश करा था चाइल्डहुड स्टोरीज ऑफ नरेंद्र मोदी के बारे में। उसमें उन्होंने कबड्डी मैच के बारे में बताया कि कैसे मोदी जी की टीम यंग स्टूडेंट्स की थी और वो कमजोर थे। उनकी टीम जानी जाती थी अपना हर मैच हारने के लिए और उनका मैच रखा गया उनसे हाई क्लास वाले बच्चों के साथ। इस आर्टिकल में बताया गया कि मोदी जी ने दूसरी टीम की स्ट्रेटजीज को स्टडी करा और उनके बताए हुए प्रैक्टिस से मोदी जी की टीम जीत गई। यहाँ तक तो सब ठीक था, कोई नहीं। लेकिन इस आर्टिकल में ये भी बताया गया कि मोदी जी के अंदर लीडरशिप क्वालिटी बचपन से ही थी। और सिर्फ एक नहीं, ये आर्टिकल भरा पड़ा है ऐसे इंसिडेंट से। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, पढ़ना जरूर। दूसरा काम जो हिटलर ने करा था वो था कंट्रोल ओवर मीडिया। जोसेफ गोबल्स एक मास्टरमाइंड थे जिन्होंने ट्रेडिशनल और न्यू मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि न्यूज़पेपर, रेडियो, पोस्टर, मूवी सब पे प्रोपेगेंडा फैलाया और हिटलर की इमेज बन गई हिटलर द मिथ। हिटलर को जोसेफ गोबल्स की जरूरत पड़ी पर हमारे नरेंद्र मोदी जी ने पूरा आईटी सेल अपने हाथ में ही रख रखा है। चाहे न्यूज चैनल्स को स्क्रिप्ट देना हो या जो लोग सच बोलते हैं उन्हें ब्लॉक करना, ये सारा काम मोदी जी खुद ही देखते हैं। द रेट वेबसाइट में एक आर्टिकल है जिसमें बताया कि मोदी जी ने बिना नोटिस के कई सारे यूट्यूब चैनल ब्लॉक कर दिए और द राइट वेबसाइट को भी ब्लॉक कर दिया। वेबसाइट से कहा गया कि एक्सेस जब ही मिलेगा जब वो अपना एक आर्टिकल हटाएंगे जिसमें उन्होंने लॉसेस के बारे में बताया है जो इंडिया को हुए हैं ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें मेजरली उन्होंने एयरक्राफ्ट की बात करी थी। खैर, मीडिया कंट्रोल वाली बात पर तो एक अलग ही वीडियो बन सकती है। अगर चाहिए तो कमेंट में बता देना, मैं बना दूंगा। स्ट्रॉन्ग रिलीजियस इमेज, बीइंग बायस्ड टुवर्ड्स वन रिलीजन तो हिटलर की पर्सनैलिटी का एक की पॉइंट था। हिटलर ने खुद क्रिश्चियनिटी का एक नया रूप इंट्रोड्यूस करा था जिसे वो कहता था पॉजिटिव क्रिश्चियनिटी। ज्यूज को डिमीन करना, उन्हें जर्मनी के लिए थ्रेट बताना तो बहुत नेचुरल सी बात थी। प्रोपेगेंडा लॉन्च किए गए जिसमें उसने कहा कि ज्यूज के बनाए हुए प्रोडक्ट्स को मत खरीदो और डीरी विंगजी जूड, सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन, गलत हो तो देख लेना, जैसी मूवीज ने आग में घी का काम करा। वैसे मुझे नहीं लगता हमारे भारत में भी ऐसी मूवीज लॉन्च हुई हैं। या केरला स्टोरी, केरला स्टोरी के बारे में तो भूल ही गया था, कोई बात नहीं। लेकिन इस बात का शुक्र है कि हमारे देश के बीजेपी लीडर्स और हमारे पीएम मोदी जी किसी भी धर्म को लेकर बायस नहीं है। क्लिप्स इस बात का सबूत है दोस्तों। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। कि अगर वो एक हिंदू बालिका को ले जाएंगे तो कम से कम 100 मुस्लिम बालिकाओं को सवाल ये है कि मुस्लिम धर्म में जो है आप जानते हैं कि 50 औरत रखिए और जो है 1050 बच्चा पैदा कीजिए।
ये कोई परंपरा नहीं, ये तो जो है एक जो है जानवरी प्रवृत्ति है। क्या सच में किसी धर्म की बेटियों के बारे में ऐसे बयान देने से सीएम बन जाते हैं, या किसी एक पर्टिकुलर धर्म को डिमीन करने से पॉलिटिकल पावर में आ जाता है? बाबा साहब सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था, जो रिलीजन में भक्ति है वो आत्मा की मुक्ति का मार्ग हो सकती, लेकिन पॉलिटिक्स में भक्ति या हीरो वर्शिप एक पक्का रास्ता है पतन की तरफ जाने का और आखिरकार तानाशाही के आने का। खैर, डेमोक्रेसी में पावर में तो वोट से आ जाता है। अगर पब्लिक को यही चाहिए तो मैं पॉलिटिशियंस को कुछ नहीं कह सकता। इंट्रोड्यूसिंग अ इमेजिनरी एनिमी। अगर हीरो बनना है तो विलन तो चाहिए। एक अनस्पोकन इमेजिनरी एनिमी को इंट्रोड्यूस करना होगा, और हिटलर तो इस कला में माहिर था। हिटलर ने जूस को देश के लिए बर्डन बताया, फाइनेंशियल थ्रेट बताया। हिटलर ने कहा कि वर्ल्ड वॉर 1 में जूस ने देश को बैक स्टेप कराया, जो बहुत बड़ा एलिगेशन है। बोला जूस ने ढंग से परफॉर्म नहीं करा, अपना 100% नहीं दिया, जिस वजह से वो वर्ल्ड वॉर 1 हार गए। और हिटलर ने एक ये प्रोपेगेंडा भी चलाया कि जूस अपनी पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं ताकि वो जर्मनी पे कब्जा कर सके। लेकिन भगवान का शुक्र है कि हमारे नेता किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट नहीं करते दोस्तों। जैसे देखो, हमारे 2 दुश्मन नहीं आने वाले समय में, 3 हो गए, सॉरी। एक तो होगा जो देशद्रोही मुसलमान, दूसरा होगा जो हम हिंदुओं को कन्वर्ट करता है ईसाई, तीसरा होगा हमारा ही भाई सेकुलर। यूपी के एक महंत हैं जिनका नाम बजरंग मुनि है। उन्होंने एक समुदाय की बेटियों का बलात्कार करने की बात कही है। बाकायदा जीप के ऊपर लाउडस्पीकर लगाकर मस्जिद के सामने गाड़ी रोककर यह बात कही है। इन साले कटुओं से, कटे हुओं से पूछो, सलमा इंतजार कर रही है मेरे बजरंगियों का। इन वीडियोस की वजह से देश में कुछ यूथ भटक गए हैं और दोनों कम्युनिटीज के बीच में टेंशन बढ़ गई है। हाय माइन, मेरा नाम सलमान है और ये मेरा दोस्त है। क्या नाम है आपका? अर्शान। अर्शान, आप हिंदू लोगों को दोस्त क्यों नहीं बनाते? क्यों? और आप क्या हो, कुरैशी हो? और हिंदुओं को भी उनको मारते हैं क्यों? मतलब ये किसने बोला कि हिंदू दोस्त नहीं हो सकते? हिंदू मुसलमानों से अल्लाह को गालियाँ बकते हैं। अच्छा, तो मुसलमान भी उनको, हिंदुओं को, अल्लाह भगवान को गाली बकते हैं? आप भी बकते हो? अगर हमारे अल्लाह को वो गालियाँ बकेंगे तो। अच्छा, तो ये आपको किसने बताया? मौलवी साहब ने या किसने बताया? टीचर ने? हाँ। क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोला कि उनको हिंदुओं से बात मत करे करो और उनको मारा करो। और उनको मारा करो? तो हिंदू को मारने से क्या होगा? उनको मारने से तादाद बढ़ेगी हमारी। अच्छा। नाम बढ़ेगा हमारा। अच्छा। अगर हम एक को मारेंगे, अगर वो 2 है तो हम एक को मारेंगे तो दूसरा आगे नहीं बढ़ेगा। चेंजिंग बुक्स ऑफ स्टूडेंट। उस समय पर बच्चों को आर्यंस को ग्लोरीफाई करके बताया जाता था और जूस और अदर रेसेस हैं उन्हें इंफीरियर बताया जाता था, ताकि ये जहर बच्चों में बचपन में ही घोला जा सके। ज्यादातर स्टोरीज फ्रेम करी गई, कई नई बुक इंट्रोड्यूस करी गई, कई करंट बुक्स को जला दिया गया ताकि बच्चों के ओपिनियन को पहले से ही मैनिपुलेट किया जा सके। इस बुक बर्न इवेंट में जो भी बुक नाजी आइडियोलॉजी के खिलाफ थी उस सारी बुक को बर्न कर दिया गया। खैर, ये तो बहुत एक्सट्रीम स्टेप है, हमारे इंडिया में ये पॉसिबल नहीं है, मगर इंडिया में जो पॉसिबल है वो जरूर हो रहा है। जैसे टीपू सुल्तान का क्लास 8 की बुक से गायब हो जाना, मुगल और दिल्ली सल्तनत का क्लास 7 की बुक से गायब हो जाना, और अकबर को टॉलरेंस एंड क्रुएल्टी के मिक्सचर के तौर पर प्रेजेंट करना। एनसीईआरटी ने कहा ये स्टेप स्टूडेंट्स के ऊपर से बर्डन कम करने के लिए किया गया है और ओवरलैपिंग और इररिलेवेंट टॉपिक्स को हटाया गया है। मुझे नहीं समझ आता कि एनसीईआरटी के हिसाब से ताजमहल, जामा मस्जिद और इतने अच्छे अच्छे आर्किटेक्चर जिस सल्तनत ने हमें दिए हैं उसे पढ़ना इररिलेवेंट कैसे है। यही नहीं, क्लास 10th में नेशनलिज्म को सीधा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट से स्टार्ट कर दिया गया। बाकी के जो भी इवेंट जो गांधी जी के आने से पहले हुए थे वो खत्म कर दिए, और भी बहुत कुछ चेंज कर दिया गया। मैं पूरे आर्टिकल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इस पर भी एक नजर मार लेना। पोर्ट्रेइंग योरसेल्फ एज गॉड। आदमियों के दिमाग पर कब्जा करना है तो खुद को इंसान बताने से काम थोड़ी चलेगा, खुद को भगवान तो बताना ही पड़ेगा। हिटलर ने ये भी काम किया था। हिटलर ने अपनी बायोग्राफी जो उसने खुद ही लिखी थी उसमें खुद को जर्मनी का सेवियर बताया और जीसस से लिंक किया। अपने पॉलिटिकल अपराइज को जीसस के रीइंकार्नेशन से जोड़ने की कोशिश करी। यार
एक बात का तो सुकून है कि हमारे देश के लोग और हमारी मीडिया मोदी जी को इंसान ही समझती है, भगवान नहीं। कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, हिंदुस्तान को हिंदुत्व विचारधारा से हमेशा रंगीन बनाए रखने के लिए परमात्मा ने राजनीति के क्षेत्र में मोदी और योगी जैसे महान व्यक्तित्व को भेज दिया है। भगवान ने ही मनुष्य के रूप में नरेंद्र मोदी जी के रूप में अवतार लिया। इसमें देख सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी को किस तरह से वो कृष्ण के अवतार में लिटरली कुछ नहीं बचा तो इंडियन मीडिया मोदी जी को ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जी बताने लगी, भगवान ही बता दिया। पब्लिक की तो कोई बात नहीं, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हर तरीके का आदमी है, कोई कुछ भी बोल सकता है, लेकिन न्यूज एंकर तो पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट्स हैं, उनको पता है कि इंसान और भगवान में अंतर है। डोंट नो द रीजन कि वो ये क्यों करते हैं, ऐसी क्या चीज है जो इन्हें मजबूर कर रही है ये करने के लिए। पोर्ट्रेइंग बडी हु अपोज एज एंटी नेशनल। एंटी नेशनल का इल्जाम लगाना तो डिक्टेटर्स की पुरानी आदत है, मगर हिटलर ने इस चीज को एक्सट्रीम पहुंचा दिया। हिटलर ने ज्यूज को, कम्युनिस्ट को, ओपोजिशन को, डिसेबल लोगों को, रोमा पीपल को जो रेशियली इंफीरियर है सोसाइटी में, वो लोग जो हिटलर से लॉयल नहीं है, होमोसेक्सुअल, सोशली आउटसाइडर, इन सभी को एंटी नेशनल बता दिया। लेकिन शुक्र है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का इस चीज में थोड़ा हाथ हल्का है। हमारी गवर्नमेंट सिर्फ उन्हीं लोगों को एंटी नेशनल बताती है जो क्वेश्चन करते हैं, जैसे सोनम वांगचुक, रवीश गुप्ता, ध्रुव राठी, राहुल गांधी। वैसे सोनम वांगचुक के बारे में अगर नहीं पता तो मैंने एक वीडियो बनाया है कि लद्दाख में प्रोटेस्ट क्यों चल रहे हैं, सोनम वांगचुक का उसमें क्या रोल है, और थोड़ा सा अपना ओपिनियन भी दिया है। इस वीडियो के बाद उसे देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वरना वीडियो को आई बटन में टैप कर दूंगा। खैर वैसे ही एंटी नेशनल वाला पॉइंट बहुत वाइड स्प्रेड है और सबको पता है, तो मैं इसको ज्यादा स्ट्रेच नहीं करूंगा। अब आते हैं वीडियो के लास्ट पार्ट पे, माय ओपिनियन। खैर ये कुछ सीरीज ऑफ इवेंट थे जो हिटलर ने करे थे और हमारे नरेंद्र मोदी भी मुझे लगता है इस चीज से बहुत अफेक्टेड है, तभी वो इन चीज को रेप्लिकेट कर रहे हैं। अब जहाँ तक मेरा ओपिनियन है कि क्या इंडिया डेमोक्रेसी है या नहीं है, वैसे फिलहाल ये बात करना कि इंडिया डेमोक्रेसी है या नहीं है इटसेल्फ प्रूव करता है कि इंडिया डेमोक्रेसी है, मगर इंडिया डिक्टेटरशिप के रास्ते पर जा रहा है या नहीं ये कंट्रोवर्शियल है। इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है क्योंकि बीजेपी लीडर्स खुद कहते हैं कि 400 सीट आने के बाद वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ही चेंज कर देंगे, और ये सारे इवेंट से भी अंदाजा लगाया जा सकता है। और इससे बचने का एक ही तरीका है कि हम रिलीजियस के नाम पे वोट ना देकर डेवलपमेंट के नाम पर वोट दें और रियल प्रोमिसेस और पॉसिबल आउटकम्स की तरफ ही जाएं, और कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक बार नैतिक मंथन जरूर करें।